हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज अधिकारी और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड की जीके। जो प्रीवियस ईयर्स में सारे क्वेश्चंस आए थे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो नॉर्मली आते रहते हैं और उनको कैसे पढ़ना, जस्ट ये नहीं सोचेंगे कि किस तरीके से करना है, ये भी सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जो पेपर सेटर है वो किस तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म करता है, किस तरीके से बनाता है उन चीज़ों को, और हर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो हम करने वाले हैं। उसके साथ सॉल्यूशन भी देखेंगे और उसके अलावा और चीज़ें भी, काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे और सोचना सीखेंगे। एक्चुअली ये पर्पज़ है इस चैनल को खोलने का और चीज़ों को समझने का, वो ये है कि हम चीज़ों को कैसे एनालाइज़ करेंगे, कैसे क्वेश्चन एनालाइज़ करेंगे। क्योंकि हमें पता है हमारा स्टेट 2000 में बना है, तो उससे पहले का जो फॉर्मेशन थी वो बाकी सब यूपी में थी। तो हमें वो सारी चीज़ें चेक करनी है, सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमने अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी किस तरीके से बढ़ाई है आगे टाइम टू टाइम। तो सिर्फ यही नहीं सोचना कि सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कर लिया और क्वेश्चन पता लग गए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आए थे या नॉर्मल क्वेश्चन ये हैं, बस ये पता लग गए और बस आंसर उसका याद कर लेना और काम ख़त्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो काफ़ी टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो वो फॉर्म करता है कि आप किस टाइम पे, किस जगह पे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है एनालाइज़, कि क्वेश्चन एनालाइज़ करना। जो पेपर बनाता है उसकी जो थॉट्स है, जो वो सोचता है क्वेश्चन बनाते टाइम, और किस तरीके से जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं या क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, वो सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। और यही सारी चीज़ें अगर कोई बंदा सीख जाता है, मैंने काफ़ी टॉपरों से बात की है, जो टॉपर्स होते हैं एग्ज़ाम्स के, यूपीएससी से ही बात की है, जो यूकेपीएससी में उससे ही बात की है, जो यूकेएसएससी में सेलेक्ट हुए हैं वो उससे ही बात की है। मैंने एक चीज़ देखी है कि पढ़ने के दो तरीके हैं, एक तो सिलेबस वाइज और एक है क्वेश्चन फॉर्मेट में। आपने नोटिस किया होगा जब आप क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद रहती हैं। और जब आप सिलेबस वाइज, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है इसका, काफ़ी मतलब बहुत डीप जाके कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, हमें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एटलीस्ट ये तो पता लग ही जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर वाला पूछने वाला है, जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो किस तरीके से क्वेश्चन में, कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। वो सारी चीज़ें एक आइडिया अगर लग गया स्टार्टिंग में, अगर मान लीजिए आपने अभी अभी स्टार्ट किया है या काफ़ी टाइम से आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। और अगर अभी आपने स्टार्ट किया है तो इन चीज़ों में एक फ़ायदा ज़रूर आपको होगा कि आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। अब आपने भी खुद नोटिस किया होगा कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, और कई बच्चे कम पढ़ते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन आता है। तो ये पढ़ने या ना पढ़ने पे नहीं वो करता है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसे है, कैसे आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं, क्या आप क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहे हैं, या कैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से या सिलेबस से कैसे उस क्वेश्चंस को निकाला है। ठीक है, दो फॉर्म में हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी जो आज का सेशन या कुछ सेशंस जो आगे चलेंगे वो सारे होंगे क्वेश्चन फॉर्मेट में, उसमें हम वैसे यूज़ करेंगे। और आप देखिएगा आप कितने सही हैं उसमें और कितने आपसे क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं और कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है क्वेश्चन पेपर वाला क्वेश्चन कैसे बना रहा है। अगर आप वन बाय वन इसी जो ये सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पेपर्स हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बट उनका फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया है। तो हमें वो चीज़ पकड़नी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है पवार डायनेस्टी किसने बनाई। ठीक है, आप में से मैं बता रहा हूँ जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने परीक्षा वाणी वगैरह पढ़ी है तो उन लोगों को पता होगा इसका आंसर कनकपाल है। बट आपने ये देखा पवार डायनेस्टी किसने बनाई, कनकपाल, दैट्स इट, मतलब आपका काम खत्म। तो ये चीज़, ये अप्रोच थोड़ी सी गलत है, क्योंकि इसमें अगर मान लो पवार डायनेस्टी का सेकंड राजा कौन था वो आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या मान लीजिए अजय पाल के बारे में कुछ आ गया या मान शाह के बारे में आ गया, फतेह शाह के बारे में आ गया। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपने देखा, आपको इस क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट देने हैं। कनकपाल आपने देख लिया तो आपको कोई भी जो स्टैंडर्ड बुक है जो या नेट है, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, गूगल यूज़ कर सकते हैं,
आपको ये चीज़ देखनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। हु एस्टैब्लिश पवार डायनेस्टी, ठीक है, इसका आंसर है कनकपाल। फेवरेट क्वेश्चन है, आता है काफ़ी टाइम आता है। लेकिन अगर हमें अपनी जो प्रिपरेशन को है वो एक लेवल ऊपर ले जाना है, तो हम उसको कैसे ऊपर ले जाएंगे? हम इसी क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। जैसे हम अजय पाल के बारे में पढ़ लेंगे, हम कनक पाल के बारे में पढ़ लेंगे, जितना भी हमें मिल जाता है बुक से या कहीं से भी। मान शाह के बारे में पढ़ लेंगे, फतेह शाह के बारे में पढ़ लेंगे, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इन चारों के बारे में इन्फॉर्मेशन पता लग गई, हमने उसके नोट्स बना लिए। तो ये नोट्स का फैक्टर है, इसको आप नोट्स कह सकते हैं, क्योंकि आप आगे देखना इन्हीं यही सेम क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से काम आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आंसर पवार डायनेस्टी आ गई थी, गढ़वाल उसकी, ठीक है, गढ़वाल स्टेट की। आगे देखते हैं, किस लेक को मिस्ट्री लेक कहा जाता है? देखिए, अब इस लेक को जिसने क्वेश्चंस पढ़ रखे होंगे आप, वो है, देखो, सूखा ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड, हेमकुंड। इसका आंसर क्या है? रूपकुंड। अब आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना रूपकुंड, आपको ये पढ़ना रूपकुंड है कहाँ। रूपकुंड है चमोली में। और इतना पढ़ लिया, और किस मतलब अगर थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ लेंगे कि किसने डिस्कवर किया था 1942 में। नंदा देवी पार्क में एक रेंजर थे, फॉरेस्ट रेंजर, उनका नाम हरी किशन मधवाल था, उन्होंने इसको मतलब रीडिस्कवर किया था। ठीक है, तो आपको क्या पता लग गया? रूपकुंड। अब आपको क्या पढ़ना? सूखाताल कहाँ है, खुरपाताल कहाँ है, हेमकुंड कहाँ है, हेमकुंड भी चमोली में है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। और इनके बारे में एक एक फैक्ट या दो फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही पूछते हैं एग्जाम में। तो आपको एग्जाम के हिसाब से एग्जाम क्रैक नहीं करना, आपको जो पेपर सेटर है उसके दिमाग के हिसाब से वो करना है, क्योंकि अगली बार आप देखेंगे तो क्वेश्चन ना हेमकुंड पे आ जाएगा। ये आ गया, आपने इसको फटाफट से याद किया, रूपकुंड का ही क्वेश्चन आ जाएगा, किस मतलब थोड़ा सा चेंज करके आ जाएगा। तो आपने रूपकुंड के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, मान लीजिए, ठीक है, रूपकुंड के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, उससे आपको थोड़ी सी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। ठीक है, अब आगे हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है पेपर, जब आप पेपर दे रहे हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है लिटरली, क्योंकि मुझे जो इसका आंसर लगता है वो लगता है आपका श्याम शाह, क्योंकि श्याम शाह जो रूल वो था उसमें एक्चुअली क्या था कि मुग़ल को उन्होंने वो दिया था, मतलब मुग़ल ने उनको गिफ्ट किए थे घोड़े वगैरह। तो मेरे को लगता है कि उनको कॉर्डियल रिलेशन उनके साथ रहा होगा, बट आंसर जो यूके एसएससी ट्रिपल एससी ने दिया है वो फतेह शाह दिया। तो उसका आंसर मुझे नहीं पता है, किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देगा विद एक्सप्लेनेशन। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दे, मतलब फतेह शाह लिख दे कि उन्होंने दिया, लेकिन उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन मिल जाएगा तो ईजी हो जाएगा लोगों के लिए। तो पीछे का रीज़न जानना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि कैसे एज़ कम्पेयर टू लोग ये करना कि सिर्फ आंसर याद कर लो कि मुगल रूल रिलेशन कॉर्डियल किसके हाथ था? फतेह शाह। तो ये ऐसा नहीं, मैंने जो क्वेश्चन जिसके मेरे को सॉल्यूशन बिल्कुल सही मिले हैं और बिल्कुल सही, मतलब अब एक क्वेश्चन है ये वाला, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट? कुमाऊं रेजिमेंट में परमवीर चक्र सबसे पहले किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, अब आपको वही पढ़ना, सेम चीज़ें करनी है। मेजर शैतान सिंह के बारे में पढ़ना है, जनरल बीसी जोशी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और मेजर जनरल बीसी खंडूरी जी के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा को कब मिला था, ठीक है, किस लिए मिला था। ठीक है, हम ये चीज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, परमवीर चक्र जो उनको मिला था वो 1950 में मिला था। अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ठीक है, परमवीर चक्र कब मिला था और किस लिए मिला था? कि 1947 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, ठीक है, कश्मीर वैली में, तो उस टाइम पे उस चीज़ के लिए इनको वो उस टाइम पे ये शहीद हो गए थे, तो उस चीज़ के लिए इनको परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत। पोस्थुमसली का मतलब मरणोपरांत, तो वो मिला था। तो हमने इस क्वेश्चन से ही 3 चीज़ें कवर कर ली। परमवीर चक्र सबसे पहले किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को कुमाऊं रेजिमेंट में। कब मिला था? 1950 में। और किस लिए मिला था? पाकिस्तान रेडर फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट इन नवंबर 1947, जब पाकिस्तान के साथ मतलब जो क्या कहते हैं वो चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी श्रीनगर और कश्मीर को लेके। ठीक है, ये चीज़ एक क्वेश्चन हमने एक और कवर कर लिया। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक सिंगर? ठीक है, अब इन चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा सोचने या बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब फोक सिंगर है,
ये है आपका करंट अफेयर्स का पार्ट, ठीक है। ये देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया वो 2016 का कोई क्वेश्चन पेपर था, उससे उठाया है ये क्वेश्चन। आपको नॉर्मली पता होगा बछेंद्री पाल कौन है, ये तो आप लगाएंगे नहीं, तो इसका आंसर चंद्र सिंह राही हो गया, ठीक है। वो उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी जब एग्ज़ाम हुआ, उससे मतलब 4-5 महीने पहले। तो आपको इस चीज़ से क्या पता लगता है, इस चीज़ से आपको एक चीज़ ये पता लगती है कि अगर मान लीजिए कि जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, कोई जो करंट अफेयर्स पढ़े उसमें आपको ये चीज़ भी ऐड कर लेनी है, आप पेपर पेन में लिख लीजिए कि ये चीज़ भी ऐड करनी है, कौन मतलब 6-7 महीने पहले किसकी डेथ हुई थी या 1 साल के अंदर किस वेल नोन पर्सन था, ठीक है, ये चीज़ है। तो फोक सिंगर कौन है, चंद्र सिंह राही, उसको उनको भीष्म पिता ऑफ उत्तराखंड फोक म्यूजिक भी कहा जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वो है, इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन से हम क्या सीखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर फ्रॉम कौशिक समिति, कौन से चीफ मिनिस्टर ने कौशिक समिति बनाई थी, ठीक है। अब कौशिक समिति कब बनी थी, 1994 में, किनके, जब कौन चीफ मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह, ठीक है। किस लिए बनी थी, उत्तराखंड को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए और उसकी कैपिटल गैरसैंण बनाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें कौशिक कौशिक कमेटी कौशिक समिति कब बनी थी, 1994, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और किस लिए बनी थी, उत्तराखंड को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए और गैरसैंण को कैपिटल बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जब आपको समझ में आएंगी तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। कल्याण सिंह कौन थे, ये पढ़ लीजिएगा, राजनाथ सिंह जी का थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, इन मतलब जैसे ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको इनके बारे में कुछ थोड़े वो जैसे पॉइंट्स होते हैं, पॉइंटर्स में होते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट होगी वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। किसको फर्स्ट डिलीट हिंदी में फर्स्ट डिग्री मिली थी, हाँ, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी को, ठीक है। ये बिल्कुल ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें कुछ आप कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट डिग्री डिलीट। अब उनके बाद किसी की नहीं मिली, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो नहीं बनना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं कि डिलीट हिंदी में मतलब किसे मिली, मतलब लास्ट डिग्री, ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फर्स्ट डिग्री आपको ये याद रखना, पीताम्बर दत्त बत्रवाल जी। विच वॉज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम उत्तराखंड रीजन, उत्तराखंड रीजन में फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा कौन सा पब्लिश हुआ था, समय विनोद, 1868 में नैनीताल में। और उनके एडिटर कौन थे, जयदत्त जोशी जी, और वो उनके फाउंडर भी थे, उन्होंने ही उनको बनाया भी था, ठीक है। एडिटर भी सेम, फाउंडर भी सेम, कौन, जयदत्त जोशी जी। और पेपर का नाम समय विनोद, 1868। अब देखिए, देवीदुरा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पेपर्स में जितने मैंने अभी तक बनाए उसमें मैंने काफ़ी बार देखा कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इस क्वेश्चन से आप क्या सीखेंगे, अब इस क्वेश्चन से देखिए, देवीदुरा फेयर कहाँ होता है, किस टेम्पल में बनाया जाता है, किस जगह होता है और किस टाइम पे होता है। देखो टाइम पीरियड तो इन्होंने पूछ लिया, टाइम पीरियड कब है, देखो जो श्रावण, ठीक है, जिस टाइम पे रक्षाबंधन होता है, ठीक है, जो फुल मून डे ऑफ मंथ ऑफ श्रावण, तो उस टाइम पे देवीदुरा फेयर सेलिब्रेट कहते हैं। कहाँ होता है, माँ वाराही देवी टेम्पल के सामने, और देवीदुरा उसमें किसमें, देवीदुरा चंपावत, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, चंपावत। तो आपको क्या क्या पता लग गया, देवीदुरा फेयर कहाँ होता है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वाराही देवी टेम्पल और रक्षाबंधन के आसपास श्रावण मंथ में, ठीक है। दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल थ्रो स्टोन्स ऑन ईच अदर। अब तो एडमिनिस्ट्रेशन पे रोक लगा दिया, फूलों से खेलते हैं, बट कहीं कभी कभी न्यूज़ में आ जाता है कि अभी भी कुछ लोग ये स्टोन से खेल, मतलब ये इनका एक्चुअली ये कुछ गांव है और इसमें नेपाल वगैरह सब काफ़ी सारी मतलब 1-2 कंट्रीज़ और वो आती है, नेपाल हो गया और बाकी अलग अलग जगह के लोग हो गए, वो सब हो जाते हैं। और ये अलग सा ही त्यौहार है, फेस्टिवल है या फेयर कह लीजिए, ये एक दूसरे को पत्थर मार के सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आपने कभी न्यूज़ में आएगा, तो न्यूज़ जिस टाइम पे रक्षाबंधन या वगैरह होगा, तो आप कभी स्टेट का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कोई लोकल, तो आपको ये खबर ज़रूर मिलेगी, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको नोट्स बनाने तो आप कैसे बनाएंगे, देवीदुरा फेयर कब होता है, श्रावण रक्षाबंधन के पास कहाँ होता है, वाराही देव उसमें, और चंपावत, और क्या लोग क्या फेंकते हैं, स्टोन। तो
ये चीज़ें आपकी कवरअप हो गई। ठीक है, आप क्वेश्चन ये देखिएगा, अगले आगे क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क डिक्लेयर कब किया था टाइगर रिजर्व? ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क पहला ही टाइगर रिजर्व था इंडिया का। ठीक है, 1973 में इसको टाइगर रिजर्व वो कर दीजिए, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। और प्रोजेक्ट टाइगर जो इनिशिएट हुआ था 1973 में, फर्स्ट टाइगर रिजर्व यही था, कॉर्बेट। ठीक है, अब और ये कहाँ मिलता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, सबसे पहले 1936 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। ठीक है, जो किसके नाम पे था? विलियम मेलकम हैली के नाम पे। फिर 1956 में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, इसको दे दिया नाम गया एक हंटर के नाम पे, एक शिकारी थे उनके नाम पे, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसका नाम अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। तो आपको अब इसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। 97 आपका इजी हो गया। कब बना था? 1936 में। ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दिया। अब ये चीज़ आपको देखनी है कि जिम कॉर्बेट पार्क में कि प्रीवियस ईयर में और क्या क्वेश्चन जिम कॉर्बेट पार्क में आए थे। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, और कौन सी इसके बीच में से कौन सी नदी बहती है। ठीक है, और अभी कुछ अगर ये न्यूज़ में हो तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। ये कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट पूछते उसी तरीके से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें, बस वो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर देते हैं। ठीक है, वो आगे आप देखते रहेंगे, जब इस सीरीज़ में रहेंगे तो आपको समझ भी आता रहेगा। और आप इस क्वेश्चन को या तो आप लिख लीजिए या आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जब मैं प्रीवियस ईयर आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कब क्या कैसे किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ट्राइब प्रैक्टिस द वर्क ऑफ सीजनल एनिमल ग्रेजिंग? कौन सा करता है? हर किसी को पता है, भोटिया करता है। मतलब उसको इनका ऑक्यूपेशनल नाम ही भोटिया है। मतलब ऑक्यूपेशनल नाम जो है, जो इनकी कास्ट है, वो ऑक्यूपेशनल कास्ट है इनकी। और ये काम करते हैं शेफर्ड का, मतलब गडेरिए का। तो ये क्या करते हैं, जब विंटर्स आते हैं तो ये नीचे आते हैं तलहटी में, और जब समर्स आते हैं तो ये बुग्यास वगैरह पे अपने एनिमल को ग्रेज कराने चले जाते हैं। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक तो आपको ये पता लगे भोटिया के बारे में। अब आपको बोक्सा जौनसारी और थारू रीजन के बारे में पढ़ना है, ये रहते कहाँ पे और ये क्या क्या चीज़ें, मतलब किस जनजाति का कुछ अलग से क्या है, किसकी कोई मतलब कोई टेम्पल, किसी का कुछ काफ़ी मान्यता प्राप्त है, मान्यता है जिसकी, और या काफ़ी मतलब ये लोग पहनते क्या है, और ये किस मतलब डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उत्तराखंड में। तो अभी उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड के अंदर ही रहेंगे, तो ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वुमन फ्रीडम फाइटर ऑफ प्रेजेंट उत्तराखंड एरिया हु वेंट टू जेल? कौन? अब ये इसका कोई वो नहीं है, तो इसका ये सिंपल फैक्ट क्वेश्चन है। तो आपको क्या है, इसको क्वेश्चन को सिंपल याद कर लेना है। फ्रीडम फाइटर कौन थी फर्स्ट वुमेन जो जेल गई थी? तो अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है विष्णु देवी शाह। ठीक है, आपको विष्णु देवी शाह के बारे में पता कर लेना, पढ़ लेना थोड़ा बहुत। कब उन्होंने क्या किया था? 25 अक्टूबर 1930 को अल्मोड़ा में फ्लैग झंडा फहराया था, और दिसंबर 1930 को उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो आपको क्या पता क्या क्या करना, अगला क्वेश्चन याद आएगा कि कब उनको कहाँ पे, मतलब उनको किस चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया था? तो उन्होंने अल्मोड़ा में फ्लैग को झंडा फहराया था, मतलब फ्लैग अनफर्ल किया था। तो उस चीज़ के लिए, और कब पकड़ी गई थी, कब उनको कैद किया गया था? 1930 में। तो ये और ये विष्णु देवी शाह। ठीक है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, और ये फिर को फैक्ट बेस्ड है, उनको ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ये जो जैसे आपका ये हो गया टाइगर रिजर्व, इसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है, क्योंकि इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है। जो न्यूज़ में रहता है उसको जो पेपर सेटर है वो अपनी तरीके से मोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, इस हमें यह ध्यान देना है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? ये फैक्ट बेस्ड है, 13 डिस्ट्रिक्ट है। ईजिली आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट एक एक दिन पकड़ना है और उसके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चंपावत। ठीक है, और ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, और जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो है चमोली, 8030 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये थोड़ी सी वो देखने में आता है कभी बताने में। ठीक है, अब आपको रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उसमें हरिद्वार से पता, आपको बड़ा भी पता लग गया, आपको छोटा भी पता लग गया। चमोली सबसे बड़ा, चंपावत सबसे छोटा। ठीक है, रॉयल एम्बलम क्या था, मतलब चिन्ह क्या था उनका? चंद्र डायनेस्टी का। ठीक है, चंद्र डायनेस्टी का जो वो था काव। ठीक है, द चंद किंगडम वॉज स्टैब्लिश बाय सोमचंद। किसके द्वारा बनाया गया था चंद डायनेस्टी? सोमचंद के। अब ये मुझे बताना कि ये चंद डायनेस्टी गढ़वाल की थी या कुमाऊं की थी, ये आप बताना।
हु इज़ द ऑथर ऑफ कूली बेगार प्रथा इन उत्तराखंड। अब ये क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन बहुत अलग सा भी है और थोड़ा मतलब ऑथर्स, क्योंकि बुक्स काफ़ी छपती है, कौन सी इंपॉर्टेंट कौन सी नहीं, ये काफ़ी है, लेकिन जो आपके नज़र में आ गई उसको आप पढ़ लीजिएगा। जो नहीं आई उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 100 में 100 नंबर तो लाने भी नहीं है। ठीक है, आपको जितने नंबर लाने हैं, हाँ इस बार थोड़ी सी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा गई थी, अब वो पता नहीं कैसे गई थी, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे बैठे हुए थे तो पता नहीं, लेकिन 80 नंबर वाले बच्चों का भी हुआ है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपको हर चीज़, अब आप इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखना है, मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि आपको ये सब तो बुक्स में ही मिल जाएगा, आप कभी पढ़ने बैठेंगे तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, लेकिन आपको पढ़ना कैसे और सोचना कैसे है उन क्वेश्चन के बारे में, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये देखिए, ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ कूली बेगार प्रथा इन उत्तराखंड, कौन है, डॉक्टर शेखर पाठक। ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया। अब आपको क्या पढ़ना, कूली बेगार प्रथा थी क्या, ठीक है, उसमें क्या क्या हुआ और कौन कौन उसमें किन किन ने उनमें पार्टिसिपेट किया, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, जो कूली बेगार प्रथा थी वो थी नॉन वायलेंट। ठीक है, अब जब 1921 में ये क्या नाम है, बागेश्वर में उत्तरायणी के दिन इस प्रथा का अंत किया था। ठीक है, और उस मूवमेंट को किसने लीड किया था, हरगोविंद पंत जी ने और बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक है, अब हर पंत जी को क्या बोला जाता है, जननायक, और बद्रीदत्त पांडे जी को क्या बोला जाता है, कुमाऊं केसरी। ठीक है, और ये एक्चुअली ये नॉन वायलेंट थी, तो महात्मा गांधी ने इसको ब्लड लेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी बोला था, मतलब उसको प्रेज किया था कि महात्मा गांधी ने बोला था ये एक ब्लड लेस रिवॉल्यूशन है था मतलब। तो आपने एक चीज़ नोटिस की इस क्वेश्चन में, हमने ये तो पता कर ही लिया कि किसने किया था, डॉक्टर शेखर पाठक जी ने, लेकिन हमने ये पता किया कहाँ पे हुआ था, बेगार प्रथा कहाँ अंत हुई थी, बागेश्वर में 1921 में, कुमाऊं में, और किसने मूवमेंट को लीड किया था, हरगोविंद पंत जी ने, बद्रीदत्त पांडे जी ने। हरगोविंद पंत जी को कहा जाता है जननायक, बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है कुमाऊं केसरी। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है, बेगार प्रथा को किसके द्वारा कहा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपने एक क्वेश्चन में ही कवर कर ली, तो ये काफ़ी सारी सही चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज पेनिनसुलर। अब आपको पेनिनसुलर रिवर को पता करने के लिए कि पेनिनसुलर रिवर होती क्या है, ये एक्चुअली ये उत्तराखंड से बाहर का क्वेश्चन है। ठीक है, पेनिनसुलर होती है आपकी, जो आपकी सीजनल रिवर होती है। सीजनल रिवर मतलब जो बारिश जब आती है तब वो भरी रहती है, बारिश नहीं आती तो वो खाली हो जाती है। जो हमारे उत्तराखंड में जो रिवर्स होती हैं वो होती हैं आपकी ग्लेशियर रिवर, कोसी, सतलज। ठीक है, अब आपने नोटिस किया गंडक जो रिवर है वो कहाँ से बहती है, और कोसी रिवर उत्तराखंड की है, सतलज आपको जम्मू कश्मीर वाले एरिया में मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी वो सारी मिल जाएगी। अब देखिए उसमें बचा कौन, कृष्णा। कृष्णा कहाँ है, द पेनिनसुलर रिवर इंडिया इंक्लूड महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, जो सीजनेबल होती है उनको कहते हैं हम पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, और जो कॉन्टिन्यूस बहती है उनको हम कहते हैं एवरग्रीन, या कुछ भी कह सकते हैं, मतलब जो हमेशा पानी से भरी रहे। ठीक है, उसको कहते हैं। चलिए अगला, विच ईयर जिम कॉर्बेट पार्क डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क। ठीक है, अब हमने उसी में पढ़ लिया था इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो कब बना था 1936 में। हमने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली, तो उस क्वेश्चन से हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो हमने पढ़ा उसके बारे में और सॉल्व ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें इसमें पढ़ना है राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, दुधवा नेशनल पार्क के। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो राजाजी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना है, काजीरंगा नेशनल पार्क के, दुधवा नेशनल पार्क के। अगला क्वेश्चन जो आने के चांसेस है, मैं ये नहीं बोल रहा इसी से आएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो चांसेस हैं, क्योंकि वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाते हैं। ठीक है, जो चांसेस है वो इसी क्वेश्चन से, आप देखिए सेम क्वेश्चन बन गया लेकिन अलग तरीके से बना दिया, तो ऐसे ही वो चेंज करते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हु इज़ नोन ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये तो आप सबको पता होना भी चाहिए। ठीक है, किसको कहा जाता है आयरन मैन, लोह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, वो कौन थे। अब हमने क्या पढ़ना है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, आपको वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कब से कब तक थे, 1947 से 1950 तक। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, हमारे देश को मतलब एक समूचे में ढाला था, कि बहुत पहले बहुत अलग अलग राज थे, अलग अलग लोगों के, बहुत रजवाड़े, बहुत अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था हमारा वो।
ठीक है, और हमने उनको एक यूनियन बना दिया। किन्होंने बनाने में मदद की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अब इन्हीं के उसमें हमने एक जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बनाया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कब बनाई गई? 31 अक्टूबर 2018। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, ये कितनी क्या हाइट है उसकी? 182 मीटर। किस नदी के साइड में बनाई गई? नर्मदा रिवर। और उस पर कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम। तो आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन से हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर ली। अब आप पूछेंगे सरदार सरोवर डैम कैसे आ गया, किस रिवर पे बना है? तो हमने ये देख लिया नर्मदा रिवर पर। हमारे सामने क्वेश्चन आ गया था ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन कहते हैं, हमने उनके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली। उस इन्फॉर्मेशन से हमें ये भी पता लग गया कि एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। कब बना है? 31 अक्टूबर 2018 में। ठीक है, कितना ऊंचा है? 182 मीटर ऊंचा है। ठीक है, किस नदी में बना है? ये सारी चीज़ें हमें पता लग गई। ऐसे ही आपने जैसे देख लिया क्वेश्चन आ गया जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, तो हमने पढ़ लिया जयप्रकाश नारायण जी कौन है, उनको क्या कहा जाता था, क्या मतलब उन्होंने पॉलिटिशियन थे तो उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं उसके उनके बारे में। जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके बारे में उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर ये क्वेश्चन ना भी आए ना, तो एटलीस्ट अगर ये ऑप्शन में होंगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ये भी आप आगे सीखेंगे कैसे ऑप्शन एलिमिनेट किए जाते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये बताया जाए कि क्वेश्चन आ रखे हैं, क्वेश्चन फॉर्म में दे दिए और आपको इसका आंसर बता दिया। और ये मेरे को ये नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाएगा। ठीक है, लगेगा टाइम, हर चीज़ में लगता है, धीरे धीरे सीखेंगे। मैंने भी धीरे धीरे सीखा था, आप भी धीरे धीरे सीखेंगे। तो ज़्यादा अभी लोड लेने की जरूरत नहीं कि इतना सारा कैसे मैं हम पढ़ लेंगे जयप्रकाश नारायण। अब जरूरी थोड़ा ना आप सारे क्वेश्चन उठाइए, अब सारे क्वेश्चन मत उठाइए। आपने क्या करना है, अब एक काम कीजिए। अब जब ये सेशन देखेंगे उसके बाद आप 1.5 से 2 घंटे का अपना एक टाइम निकालिए, या 1 से 1.5 घंटा, एक घंटे के 2 निकाल लीजिए, मतलब 1 घंटा भी और 1 घंटा इवनिंग में। ठीक है, जितने इसमें क्वेश्चन उसको हाफ में डिवाइड कर लीजिए। हाफ में डिवाइड कर लिए, हाफ में डिवाइड करके आप देखिए मेरे को किस किस चीज़ के बारे में पता है, किस किस चीज़ है। अब एक कॉपी रजिस्टर लीजिए, कॉपी लीजिए, उस पर ये क्वेश्चन उतारिए। अब जैसे आपने क्वेश्चन उतारा, हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये उतारा, नीचे लिखा ऑप्शन, उसके बारे में लिखा एक। आपने फिर क्या लिखा? सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये इन्फॉर्मेशन लिख ली। फिर जयप्रकाश नारायण जी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो जो आपको क्या क्या बुक्स आती है, क्या क्या वो आगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि आपको अपने आपको लिमिट कहाँ तक करना है। आपको बस ये पता है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन आपको ये नहीं पता मेरे को लिमिट कहाँ तक करना है। ठीक है, तो वो लिमिट आपको कैसे यही इन्हीं, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो आपको लिमिट नहीं बताता कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं है। अब बट आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चंस है वो आपको आपकी लिमिट बताते हैं कि आपको पढ़ना किस लेवल तक है। क्योंकि अगर आप पढ़ने जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी, अब उनकी बुक पढ़ेंगे, ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी जो उन्होंने लिखी थी वो पढ़ेंगे, मतलब जो क्या कहते हैं उसे, जो फर्स्ट स्पीच दी थी। ठीक है, वो सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे, वो इतनी सारी चीज़ें पढ़ना, फिर उसको याद रखना, और एग्ज़ाम में मेन मेन प्रॉब्लम क्या है, एग्ज़ाम में उसको एग्जीक्यूट करना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप 2-3 सेशन देखिए। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा मेरे को कितने लिमिट तक रहना है। अगर ये थोड़ी लिमिट बढ़ाएंगे तो हम अपनी थोड़ी लिमिट हर क्वेश्चन में थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे मान लिया आपने ये लिख दिया, अब इन्होंने पूछ लिया कि जवाहरलाल नेहरू जी की बुक, और आपने वो नहीं पढ़ा था। अगली बार आपने क्वेश्चन देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी के बुक के बारे में पूछा हुआ है, तो आपने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो जो लिखा है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या क्या किया कि सबसे ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर बने, जो लॉन्ग टर्म तक बने, ये हो गया, ये कुछ फैक्ट उनके बारे में पता लगे। बट आपने उनकी बुक्स नहीं लिखी थी, लेकिन आपको पता लगे कि क्वेश्चंस उनकी बुक से आया है, मतलब जो आपने पढ़े क्वेश्चंस पढ़े उसमें बुक से आया। तो आपने क्या किया, आपने वो बुक लिस्ट भी लिख ली, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो उनके बारे में काफ़ी जो चर्चा में रही वो लिख ली, तो आपका वो वाला काम ही कंप्लीट हो गया। अब अगले एक स्टेप और जाएगा तो हम उन लोगों से बहुत आगे हो जाएंगे। हमें एक्चुअली आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जो ये है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको ये नहीं है कि आपको पेपर में टॉप करना है। टॉप इन द सेंस आप पेपर में 100 में 100 क्वेश्चन करने हैं, ये कभी भी किसी का। लेकिन आपका जो 1 लाख 2 लाख बच्चा भाग रहा है, आप उनसे कैसे आगे निकलते हो, ये मेन सिनेरियो है। तो इस मेन सिनेरियो को तो हम ऐसे ही कंप्लीट कर सकते हैं। हम कभी ये चीज़ कंप्लीट तो कर ही नहीं पाएंगे कि भैया कि मैं 100 में 100 क्वेश्चन करूँगा, मैं सब पढ़ लूँगा, नहीं पढ़ सकते। आप बस अपनी जो पढ़ने की अप्रोच है उसको हल्का हल्का चेंज कर सकते हैं दूसरी तरफ। अब कोई और बंदा होगा जो सेम पेपर के सेम आपके एग्जाम की तैयारी करेगा, वो क्या पढ़ेगा, हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये सबको पता है। आपको ये पता लग गया। अगर आपको नहीं पता था, ये आपको पहले से पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके, उसने पढ़ा, ओके हो गया। कोई बंदा पढ़ लेगा कि
स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में उन्होंने पढ़ लिया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सब कुछ उन्होंने पढ़ लिया, बट उन्होंने एक चीज़ नहीं पढ़ी कि ऑल इंडिया को जो मॉडर्न ऑल इंडिया इस्टेब्लिश करने में किसका हाथ है, वो आपको पता है। ये आप उनसे एक पॉइंट आगे, सेम अगर ये क्वेश्चन आ गया आप एक पॉइंट आगे हो गए, ठीक है। और जैसे जो उनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना, कहाँ बनाई गई है, कौन से रिवर के बगल में, ये आप एक पॉइंट आगे हो गए, हो सकता है। लेकिन बस आपको अपने जो साथ जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे हैं, कभी भी रेस में ऐसा नहीं होता कि आपने 100 मीटर की रेस है तो आप 5 सेकंड में क्रॉस कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। बट अगर कोई बंदा 10 सेकंड या 11 सेकंड में भाग रहा है तो आपको उस रेस को एटलीस्ट उससे पहले कंप्लीट करना है। तो ये इसी को तो कहते हैं, और मेन फंडा यही है एग्जाम्स का। लोगों की अप्रोचेस गलत है। चलो अब वो अप्रोचेस भी सीखेंगे, बहुत हो गया, आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बोटैनिकल नेम ऑफ ब्रह्मकमल, ब्रह्मकमल का बोटैनिकल नेम क्या है? सॉसोरिया ओवलाटा, बहुत मुश्किल नाम है। स्टेट फ्लावर, अब ये पढ़ लीजिएगा, स्टेट फ्लावर। देखो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका हमने ब्रह्मकमल का नाम, अब ब्रह्मकमल क्या है, उत्तराखंड का क्या है, स्टेट फ्लावर, ये आपने पढ़ लिया। अब कोई क्वेश्चन आया होगा इससे पहले जो उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। अब सबने पढ़ लिया ब्रह्मकमल, बट उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि बोटेनिकल नेम ऑफ ब्रह्मकमल क्या है, बोटेनिकल नेम ऑफ ब्रह्मकमल। तो अब क्वेश्चन किस चेंज किया, ठीक है, चेंज हो गया ना। अब एक चीज़ पर, फ्लावर ब्लूम्स इन जुलाई अगस्त, ठीक है। रॉक्स ग्लासेस हिल्ट, मतलब किस वहाँ मिलता है, तो 3,000 से 4,800 मीटर के अंदर अंदर रेंज में मिलता है, ठीक है। अब ये चीज़ देखिएगा कि स्टेट फ्लावर कब अडॉप्ट किया गया था, और एक लिस्ट है विकिपीडिया पे, तो आप वो उस लिस्ट को ना उसमें लिखिएगा, मतलब कुछ भी स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड ही लिख दीजिएगा, तो वो विकिपीडिया की साइट खुलेगी, तो उसमें देखिएगा कि स्टेट एनिमल कौन सा है, स्टेट गेम कौन सी है, ठीक है। फुटबॉल है, कब लिया गया, ठीक है। स्टेट जो ढोल है वो मतलब स्टेट का एक वो है, क्या कहते हैं उसे, वादन यंत्र, तो वो है। तो ये सारी चीज़, और कब वो बने, तो इससे आपकी एक लिस्ट कंप्लीट खत्म, उनका साइंटिफिक नेम खत्म, आपका एक ये पोर्शन ही खत्म हो गया। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 5-7 मिनट, रिवीजन करोगे 5-7 मिनट में पता लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आगे देखते हैं। इन विच ईयर कूली बेगार प्रथा एबोलिश्ड, हमने क्या पढ़ा था, बेगार प्रथा, कूली बेगार प्रथा, बागेश्वर 1921। सेम क्वेश्चन आया लेकिन पूछने का तरीका अलग। देखो पहले क्वेश्चन ये था, देखो बेगार प्रथा, ठीक है, कूली बेगार प्रथा, ठीक है, ये पूछा हमने। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने हमें कब क्या पता लग गया, बागेश्वर में है, उत्तरायणी के दिन 1921। अब मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा सही लिटरली कि कौन सी नदी के बगल में, मेरे ख्याल से सरयू नदी है, हाँ सरयू नदी है, उसके बगल में एबोलिश किया गया था, तो उसको भी अपने उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, एबोलिश कब हुई थी। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है काफ़ी उसमें, क्योंकि मैं खुद ही साइट्स बनाई है और काफ़ी जल्दीबाजी में बनाई है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। लेकिन आपको क्वेश्चंस और आपको सोचने का तरीका समझाना मेरा वो है, तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन था, मतलब हु वॉज आएगा ना, हु वॉज द, ठीक है। इसका आंसर क्या, जस्टिस HSA रजा। कब से कब तक थे, 2002 से 2008 तक, ये पढ़ लिया। अब हमने क्या पढ़ना है, लोकायुक्ता होता क्या है, ठीक है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। ये सारी ठीक है, ये किसी एक्ट से बनी है या नहीं बनी, तो ये सारी चीज़ें हमें वो पढ़नी है। देखो अब देखते हैं, अब हमने क्या क्या पढ़ना है। देखो ये कभी भी क्वेश्चन, अब ये जरूरी नहीं यही पूछेगा क्या, इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या होगा उसका, अभी देखते हैं। देखो महाराष्ट्र है फर्स्ट स्टेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेट महाराष्ट्र था जिसने लोकायुक्ता मतलब इंट्रोड्यूस किया था अपने वहाँ पे, महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट हो गया। कब किया था, 1971, ठीक है, एक मिल गया हमें। लोकायुक्ता कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। थ्रू द नॉमिनेशन, जो नॉमिनेशन कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, क्या नाम है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारे मिलके क्या करते हैं,
नॉमिनेट करते हैं और गवर्नर किसका करता है, अपॉइंट करता है। ठीक है, अब लोकायुक्ता क्या है, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया सकता, डिसमिस नहीं किया सकता, बस उसको इम्पीच किया जा सकता है। ठीक है, उनका जो इम्पीच करने का जो तरीका है, मोशन है, वो स्टेट असेंबली में होगा। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हमने लोकायुक्त के बारे में पढ़ ली। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी अब क्वेश्चन आ गया कि कौन अपॉइंट करता है लोकायुक्ता, तो आपने बता दिया गवर्नर। कौन सा फर्स्ट स्टेट था जिसने लोकायुक्ता इंट्रोड्यूस किया था, महाराष्ट्र। कौन कौन बंदे नॉमिनेट करते हैं वो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ ली, और इस चीज़ से क्या हो गया, अगला कोई क्वेश्चन लोकायुक्ता पे आएगा ना तो आप इजीली कवर कर देंगे। ठीक है, आपको ये तो पता लग गया जस्टिस HSA रजा। तो आपने सिर्फ ये नहीं पढ़ा कि जस्टिस HSA रजा, आपने ये भी पढ़ा कि लोकायुक्ता होता क्या है। ठीक है, लोक आयुक्त क्या होता है, लोकपाल क्या होता है, लोकपाल सेंट्रल उसमें होता है रीजन में, ये स्टेट में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी हम धीरे धीरे करके, मतलब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल सही, क्योंकि ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट अवॉर्डी ऑफ पद्मश्री फ्रॉम प्रेजेंट उत्तराखंड। सबसे पहले किसको मिला था पद्मश्री उत्तराखंड में, लक्ष्मण सिंह जंगपंगी जी को। ठीक है, कब मिला था, 1959 में। अब आपको ये पढ़ना है कि, अब मैंने बता दिया, अब आपको ये पढ़ना है भगीरथ पांडे जी कौन थे, गोविंद पांडे, लीलाधर जोशी, इनको कुछ मिला है, नहीं मिला, क्या मिला है। ठीक है, और लक्ष्मण सिंह जंगपानी जी को ये क्यों मिला। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जो पढ़ लेगा वो एटलीस्ट, अभी जो पढ़ लेगा उसको बाद में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो एग्ज़ाम में रिजल्ट आना ना आना ये सब चीज़ें अपनी अपनी हैं, बट अगर कोई बंदा पढ़ लेगा और एक क्वेश्चन अगर सेम आ गया कि फर्स्ट अवार्डी पद्मश्री जी वो किस चीज़ के लिए उनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, अब जिसने इस टाइम पे पढ़ लिया होगा वो तो हमेशा याद रखेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा, मान लीजिए जिसने नहीं पढ़ा होगा और वो क्वेश्चन आ गया और वो सिर्फ एक नंबर से रह गया, तो वो दुख बहुत बड़ा होता है। जब मेहनत कर रहे हैं तो पूरी करो, एक ही बारी करो, हर बार करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोस्टली आपको 6 या 7 महीने लगेंगे, आपका उत्तराखंड बिल्कुल ख़त्म। कुछ पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है उसके बाद आपके नोट्स, उसके बाद नोट्स, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, कुछ चीज़ें आपके, पहले देखो आप अभी नोट्स बनाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाएंगे, आपको एक याद हो जाएगा भगीरथ पांडे जी, गोविंद पांडे, इन सब के बारे में पता लग जाएगा, और किस किस चीज़ के लिए किस किस को क्या क्या मिला। ठीक है, वो सब लिख लिया आपने, ये चीज़ कर ली, आपके दिमाग में आ गया, आपने रिवीजन मारी, याद हो गया। कुछ नहीं करना, वो कॉपी रहने दीजिए, एक कॉपी और बनाइए, उसमें और छोटे पॉइंट बनाइए। तो आपको जो जो याद हो जा रहा है उसको, जो फर्स्ट कॉपी है उसमें हमने बहुत सारे लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपने रिवीजन मारी तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो गई, उस कॉपी को साइड करिए, से अलग कॉपी बनाई, जो जो याद नहीं है उसको वो लिखिए। फिर आपने रिवीजन मारी, तो 6-7 महीने का प्रोसेस है, और 6-7 महीने ही आपको देने पड़ेंगे, और आपका उत्तराखंड कन्फर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिला भी छोटा है, 13 डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, मतलब जिला गया मतलब स्टेट छोटा है, तो 13 डिस्ट्रिक्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन ख़त्म हो जाएगा, ये तो गारंटेड है ज़्यादा। लेकिन अगर ये सोचोगे कि मैं एक ही महीने में ख़त्म कर दूंगा जब एग्ज़ाम आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी से लगोगे तो ये हो सकता है कि आपने, अगर मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में आता है, तो आपका 60-70% ख़त्म हो जाएगा, तो आपको उतने ही लाने हैं, 70-75%। तो और बाकी चीज़ें तो आप उसमें से भी लाएंगे ना। जैसे मान लीजिए आपके 40 से आते हैं, 40 उत्तराखंड जी की आती है, तो आपने 40 में से अगर मान लीजिए आपको 25 से 30 क्वेश्चन भी अगर ईजी आते हैं, मतलब ये आ गए, आपने कवर कर लिए, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे देखिए, डांस फॉर्म विच वन हैज़ नो लिरिक्स। ठीक है, अब ये डांस फॉर्म में, अब आपको क्या देखना है कि डांस फॉर्म कौन कौन से होते हैं उत्तराखंड में, वो सारी चीज़ें की। ठीक है, अब छोले डांस में होता है, उसमें स्वॉर्ड्स यूज़ होती है, मतलब तलवारबाजी यूज़ होती है, और जो मोस्टली यूज़ होता है वो मैरिज प्रोसेशन के लिए होता है। आप थोड़ा हम तेज़ चलेंगे, बाकी बात हम कल करेंगे, टाइम का थोड़ा कंस्टेंट है, तो इस वजह से। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ होता है, ढोल होता है, बैक पाइप्स होते हैं। ठीक है, कॉस्ट्यूम क्या यूज़ करते हैं, छोला और चूड़ीदार। ठीक है, हु इज़ कॉल्ड द नेम ऑफ उत्तराखंड का गांधी, किसको उत्तराखंड का गांधी बोला गया है। ठीक है, इंद्रमणि बडौनी जी को। ठीक है, ये मिले थे गांधी जी, ये मिले थे महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी की डिसिपल थी मीराबेन। ठीक है, और आपको होमवर्क ये है कि मीराबेन को, जो ये तो इनका हिंदी नाम हो गया, इंग्लिश नाम क्या था, ठीक है, कब मिले थे, 1953 में, 1950 में टिहरी में। तो ये गांधी जी के जो सिद्धांत थे, सत्य और क्या नाम है, अहिंसा। ठीक है, ये उससे उनसे बहुत प्रभावित हुए, तो इनको ये हमेशा उसी राह पे चलते रहे, तो इस वजह से उनको उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इन विच फेयर द स्टोन वॉरफेयर इज प्रिवेलेंट, ये
प्रीवियस ईयर से ही लिया गया। हमने पढ़ा था कौन सा क्वेश्चन, कौन सा होता, देवीधुरा मेला कहाँ लगता है, चंपावत। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जाइए, पीछे जाइए और पीछे जाके कवर अप कर लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछते हैं, लोगों को नहीं पता होता, आधा चीज़ पढ़ के आता है कि देवीधुरा मेला कहाँ लगता है, बस ये पढ़ लेंगे, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हु वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ प्रजामंडल इन टिहरी स्टेट, प्रजामंडल के कौन वो थे, क्या नाम है, कौन मेंबर नहीं थे। अब ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है क्योंकि हर चीज़ के कौन थे कौन नहीं थे ये, लेकिन आपको ये पता होगा प्रजामंडल किसने स्टार्ट किया था, श्रीदेव सुमन जी ने। कब वो कहाँ हुआ था, देहरादून में। ठीक है, इनका आंसर वैसे चिरंजीवी लाल जी है। ठीक है, अब कब डेट क्या थी, 23 जैन 1939 को। ठीक है, अब आपको ये अब ये पढ़ेंगे प्रजामंडल किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, वो ये तो पता लग गया टिहरी स्टेट में हुआ था, कहाँ हुआ था, देहरादून में। प्रजामंडल कौन से मेंबर नहीं थे। ठीक है, इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था, देहरादून में। ठीक है, 23 जैन 1939 किसके द्वारा, श्रीदेव सुमन और काफ़ी लोग और भी थे उनके द्वारा। बट इसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रजामंडल का वो आपको पढ़ना है। ठीक है, जो साथ साथ पढ़ेगा वो ईजिली करेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे से भी कम ये चीज़ लगेगी और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर चीज़ को कवर अप किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कुछ सुधार करना है किसी और तरीके से, कि मान लीजिए आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या मुझे ही डालना है कि प्रजामंडल क्या है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर आप खुद पढ़ेंगे उसमें नहीं लगेगा, लेकिन आप एक काम कीजिएगा ना, अब जैसे जो नाम है या जैसे प्रजामंडल आपने नहीं पढ़ा ऑब्जेक्ट, तो आप एक लिस्ट बना के कमेंट सेक्शन में प्रजामंडल मतलब क्या नाम है, इसको ब्रीफली समझा दीजिए, प्रजामंडल को क्या क्यों बना था, ये वो और ये चीज़ें करके डाल दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, वेयर इज नैनी सैनी एयरपोर्ट सिचुएटेड, कहाँ पे है नैनी सैनी एयरपोर्ट, पिथौरागढ़। अब क्या नाम है, उत्तराखंड में जितने भी एयरपोर्ट है उसके बारे में पढ़ लिया, उनको क्या क्या कहा जाता है, किसके नाम से, खत्म कहानी। ठीक है, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट कब हुआ था, 1991 में। ओके, वेयर इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग सिचुएटेड, कहाँ पे है, उत्तरकाशी में। ठीक है, कब हुआ था, 1965 में। मतलब किसके ऑनर में फाउंड किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के। क्यों किया गया था कि यंग जनरेशन को माउंटेन के बारे में पता लगे, उनको पता लगे कि माउंटेन्स क्या होते हैं, मतलब माउंटेन के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो इस वजह से नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग खुली थी 1965 में। ठीक है, वट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर का एंशिएंट नेम क्या है, औडा थाली। ठीक है, नरेंद्र नगर एग्जिस्टेंस में कब आया, 1999 में। किनके द्वारा, महाराजा नरेंद्र शाह। ठीक है, कहाँ के महाराज, टिहरी गढ़वाल के। उन्होंने अपना जो कैपिटल था वो टिहरी से कहाँ पे किया था, नरेंद्र नगर, ओडा थाली जिसको कहा जाता है। ठीक है, कहाँ, ओडा थाली शिवालिक फुट हिल्स पे। ओके, जो ह्यून सेंग आया था, ह्यून सेंग जो हरिद्वार आया था, उसको किस नाम से, हरिद्वार को किस नाम से उसने प्रोनाउंस किया था, किस नाम से डिस्क्राइब किया था, मोयुलो। ठीक है, अब मोस्टली अब चाइनीज़ ही नाम है तो चाइनीज़ के हिसाब से करेंगे ना। तो चाइनीज़ ट्रैवलर था, किसके टाइम पे आया था, हर्षवर्धन जी के टाइम पे आया था। और कब से कब रहा, 630 AD से 643 AD। और आपको ये भी पढ़ना है कि ये जो ह्यूनसेंग आया था, ये मतलब इसने अलग अलग हरिद्वार को तो नाम दिया, बाकी उत्तराखंड को क्या बोला है, या अलग अलग जैसे क्या क्या अलग अलग नाम दिया अलग अलग जगह को। तो ह्यूनसेंग के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत कि क्या नेट पे गूगल में सर्च कर लीजिएगा तो वो आपको कवर अप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बाकी का सेशन हम कल करेंगे। थैंक यू। और बाकी जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सब मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने हिसाब से वो कवर अप कर लूँगा। और कुछ अगर इसमें कुछ आपको कुछ चेंजेस चाहिए या आपको कुछ अलग से पढ़ना है वो भी मुझे बता देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।